हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 4 जिसका टाइटल है वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग। और इस लेक्चर के दो सेगमेंट होने वाले हैं लाइक यूजुअल। पहले सेगमेंट में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में आएंगे वो हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद दूसरे सेगमेंट में, दूसरे वीडियो में हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ध्यान दें यहाँ पे कि मार्च और फरवरी में जो आए हैं क्वेश्चंस वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड होंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जरूर। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेव की। वेव होता क्या है? सो वेव जो है ये एक ऐसा डिस्टरबेंस है एक मीडियम में जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। एनर्जी मोमेंटम का ट्रांसफर होता है वहां पर, लेकिन मैटर का कोई भी ट्रांसफर नहीं होता है। ये डिस्टरबेंस का प्रोपोगेशन है। डिस्टरबेंस प्रोपोगेशन, एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, लेकिन कोई भी मैटर ट्रांसफर नहीं होता है। इसकी इक्वेशन की बात करें, इसकी एक जनरल इक्वेशन क्या होती है? इस तरीके से y = a sin ओमेगा टी माइनस प्लस या प्लस माइनस kx। इसकी एक जनरल इक्वेशन होती है। यहां पे ये एम्पलीट्यूड होता है। अब ये इक्वेशन बेसिकली हमें क्या बताती है कि जिस मीडियम में ये डिस्टरबेंस, या मैं कहूं वेव या कहूं डिस्टरबेंस, बात एक ही है। इस डिस्टरबेंस की वजह से जो मीडियम का पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये इस इक्वेशन की मदद से पता चलता है। कैसे पता चलता है? इसमें वेरिएबल होते हैं तीन। एक t वेरिएबल होता है, एक x वेरिएबल होता है, एक y वेरिएबल होता है। t का मतलब टाइम, x का मतलब पोजीशन, y का मतलब डिस्प्लेसमेंट। आपसे ये दो इनपुट लेता है, आपसे पूछता है कि कौन से पार्टिकल का मैं डिस्प्लेसमेंट बताऊं। तो हम x की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं कि यार इस x पर रखा हुआ पार्टिकल जो है इसके बारे में बताइए। तो कहता है कि ये तो ऑसिलेट कर रहा है, मैं कौन से समय पे बताऊं। आप जानते हैं कि पार्टिकल जब ऑसिलेट करता है तो उसकी पोजीशन जो है वो अलग अलग समय पर अलग अलग होती है। तो आपसे वो टाइम भी पूछता है कि कौन से टाइम पर इसका डिस्प्लेसमेंट आप जानना चाहते हैं। तो हम बताते हैं कि इसको इस सेकंड पे बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा। तो ये हमसे दो इनपुट लेता है और हमें एक आउटपुट देता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक, तो ये इक्वेशन ऑफ वेव हमें बताती है। अब यहां पे माइनस और प्लस का क्या लफड़ा होता है ये आपको समझाता हूं। तो आप ये जानते ही होंगे, आपने ये मैथ्स में ग्राफ शिफ्टिंग वाले क्वेश्चंस सीखे होंगे। यदि आपके पास एक इक्वेशन है, एक फंक्शन है y = fx, और मान लीजिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, y = fx का ग्राफ इस तरीके से है। और यदि मैं बनाना चाहूं y = f(x - d), तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा? हम ये जानते हैं कि इस ग्राफ को यदि हम d अमाउंट से इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं d, तो ये ग्राफ बन जाएगा आपका f(x - d). तो इस ग्राफ को मैं आगे शिफ्ट कर देता हूं लाइक दिस, तो ये ग्राफ आपको मिल जाता है। तो यहां पे देखिए बेटा, अब इस fx को क्या लिख सकता हूं? fx को लिखा जा सकता है f(x - 0). f(x - 0) का ग्राफ ये है, f(x - d) का ग्राफ ये है। तो ये वाली जो क्वांटिटी है, यदि इसको हम बढ़ा देते हैं, यदि इसको हम बढ़ाते जाते हैं, तो ग्राफ जो है राइट डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होता जाता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब इस d को मैं कह सकता हूं कि यदि मान लीजिए एक डिस्टरबेंस है और डिस्टरबेंस v स्पीड से चल रहा है, डिस्टरबेंस v स्पीड से चल रहा है, तो इस डिस्टरबेंस की जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितनी हो जाएगी आपके पास? f(x - vt). तो इस तरीके की यदि आपके पास इक्वेशन लिखी जाती है, इसका मतलब है कि डिस्टरबेंस राइट डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये इस फंक्शन का मतलब है। यदि ऐसा कोई फंक्शन आपको दिख रहा है, ऐसी इक्वेशन कहीं आपको दिख रही है x - vt समथिंग माइनस समथिंग इनटू t, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव x डायरेक्शन में उस डिस्टरबेंस का मूवमेंट है, उस वेव का मूवमेंट है। ऐसे ही आप ये भी जानते हैं, यदि fx का ग्राफ है ये, और यहां पे यदि आप f(x + d) का ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? आप उस ग्राफ को d अमाउंट से पीछे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। यदि आप fx का ग्राफ यदि आपके पास इस तरीके से है, ऊपर भी बना रखा है, तो x + d का ग्राफ कैसे होगा कि आप इस पूरे ग्राफ को d अमाउंट से लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे, तो आपका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाला है। ठीक, ऐसे ही मैं इस d को लिख सकता हूं कि मान लीजिए डिस्टरबेंस है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है विद स्पीड v, तो इस d को लिखा जा सकता है f(x + vt). तो हम ये भी समझ गए कि अच्छा, यदि यहाँ पे प्लस साइन लगा है ना, इसका मतलब ये जो डिस्टरबेंस है, ये जो वेव है, ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो यहाँ पे हम एक जनरल कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। यदि आपके पास f(x + vt) है, कुछ इस तरीके से लिखा है, और f(x
यहाँ पे इसको kx प्लस ओमेगा टी लिखा है, कुछ इस तरीके से लिखा है, कुछ यहाँ पे x का टर्म और t का जो टर्म है उनके बीच में जो है साइन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि वेव मूविंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन, मूविंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन। ऐसे ही यहाँ पे आपको याद रखना है, यदि आपके पास इक्वेशन कुछ ऐसी है x माइनस बी टी, x में से t का टर्म माइनस हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी हो, ऊपर हो या नीचे हो, न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर हो, कुछ भी लिखा हो, तो आप समझ गए कि x माइनस बी टी हो चाहे कि x माइनस ओमेगा टी हो, तो इसका मतलब साफ साफ होता है वेव यानी डिस्टर्बेंस मूविंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। पॉजिटिव x डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है, ये इसका साफ साफ मतलब है। इसका मतलब हम ये भी समझ गए कि यार यहाँ पे यदि माइनस आता है तो इसका मतलब वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है, यदि यहाँ पे प्लस आ रहा है इसका मतलब वेव नेगेटिव x डायरेक्शन में मूव कर रही है। और यहाँ से स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला भी आपको मिल जाता है। स्पीड ऑफ वेव यदि आप निकालना चाहें, स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, स्पीड इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ टाइम t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, ये इनका जो रेशियो है ये कहलाता है स्पीड ऑफ वेव। और एक जनरल इक्वेशन में, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में t का कोएफिशिएंट जो है वो ओमेगा होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, डिवाइडेड बाय x का जो कोएफिशिएंट है आपको k देखने को मिलता है, तो ओमेगा बाय k, ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। तो ये स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला आ गया, काफी बार क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। इसके बाद हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं बेसिक इस वेव से रिलेटेड। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसमें बहुत ही सिंपल बेसिक चीजें आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्पीड ऑफ वेव की बात ही कर लेते हैं। स्पीड ऑफ वेव के और कौन कौन से फॉर्मूले हैं। स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे सबसे पहले तो है कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय k इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय t इज इक्वल्स टू, और भी इसको कन्वर्ट आप कर सकते हैं, t को आप 1/f लिख सकते हैं और इसको अलग अलग रूपों में कन्वर्ट करा जा सकता है, और v इज इक्वल्स टू f लैम्डा, ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। तो ये 4 फॉर्मूले तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक। उसके बाद ये फॉर्मूले हैं, टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 1/f, और यहाँ से टाइम पीरियड को कह सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा, और k की जो वैल्यू है वो होती है 2 पाई बाय लैम्डा, और ओमेगा की जो वैल्यू है होती है 2 पाई f, 2 पाई f। तो ये फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं, ठीक। इन सब में आपस में कन्वर्जन पूछ लिया जाता है काफी बार, ठीक। तो ये आपका हुआ कुछ फॉर्मूले, इसके बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, बात यहां पे करते हैं फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस किसी वेव के लिए 2 तरीके से निकाला जाता है। तो देखिए 2 तरीके कौन कौन से हैं। तो यहां पे एक तो होता है कि 2 पार्टिकल्स का के बीच में फेज डिफरेंस एट t इज इक्वल टू t। मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके की एक वेव दी हुई है, ये आपके पास वेव है। वेव का मतलब डिस्टरबेंस है। डिस्टरबेंस का मतलब यह है कि इस कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न है, किसी सोर्स ने कुछ इस तरीके का पैटर्न प्रोड्यूस किया है एनर्जी चेंज का, जिससे ये जो मीडियम का पार्टिकल है ये ऊपर चला गया है, ये जो मीडियम का पार्टिकल है नीचे चला गया है, ये जो मीडियम का पार्टिकल है वो यहां पे पहुंच चुका है। तो कोई भी 2 आपके पास पार्टिकल है, पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में फेज का जो डिफरेंस है ये मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। यदि आप फेज के बारे में अभी तक नहीं जानते हैं तो यहां पे जो पिछला लेक्चर है ऑसिलेशन का, यहां आई कार्ड में आपको जो है लिंक मिल जाएगी। तो कल जो हमने ऑसिलेशन जब बताया था तब हमने समझाया था कि फेज का मतलब क्या होता है, फेज से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो इन दोनों के फेज में जो डिफरेंस होता है वो कैसे निकालते हैं, सुनिए कि इन दोनों के पहले पोजीशन में चेंज देख लीजिए। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ और है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ और है, इन दोनों के एक्स के बीच का डिफरेंस जो है डेल्टा एक्स है। सो डेल्टा फाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। 2 अलग अलग पार्टिकल्स के बीच में किसी एक इंस्टेंट पर यदि फेज निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। यदि आप एक ही पार्टिकल का 2 अलग अलग टाइम पर फेज निकालना चाहते हैं तो देखिए क्या करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि एक ही पार्टिकल का
एक ही पार्टिकल का अलग अलग इंस्टेंट पर फेज डिफरेंस। ये देखिए कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वेव है जिसका फोटो, जिसका डायग्राम, जिसका शेप किसी टाइम इंस्टेंट t1 पर ऐसा है। t = t1 पर डिस्टर्बेंस जो है इस तरीके से दिख रहा है, यानी कि मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं इस तरीके से अस्त व्यस्त दिख रहे हैं। और किसी दूसरे इंस्टेंट पर t = t2 पर अब जो वेव है, जो डिस्टर्बेंस है, थोड़ा आगे बढ़ता है, पीछे जाता है, और जो पार्टिकल्स के जो डिस्टर्बेंस हैं, पार्टिकल के जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो बदल जाते हैं। मान लीजिए वेव आगे चली गई है तो ये कुछ इस तरीके से, मैंने मान लिया कि कुछ समय के बाद ऐसे वेव का शेप हो जाता है। तो कोई भी एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं बेटा, मान लीजिए इस पार्टिकल की बात कर रहा हूं। पहले ये पार्टिकल नंबर 1 इस जगह पर था, इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ और था। अब ये जो पार्टिकल है इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ और है। तो इनके जो फेज हैं उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आया है। पहले इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ और था, इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ और हो गया है, तो फेज में कुछ ना कुछ चेंज आया है। तो यहां पर जो डेल्टा फाई लिखा जाता है वो हम लिखते हैं 2π/T इंटू डेल्टा टी, 2π/T इंटू डेल्टा टी। तो यदि दो पार्टिकल्स के बीच में फेज निकालना है तो 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स निकालते हैं। एक पार्टिकल का दो अलग अलग टाइम पे फेज निकालना है तो 2π/T इंटू डेल्टा टी का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टिकल्स की वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो यहां पे दो चीजें हैं बेटा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ वेव, दोनों अलग अलग बातें हैं। वेव जो है वो पूरा डिस्टर्बेंस है, ये जो डिस्टर्बेंस किस रेट से मूव कर रहा है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ वेव, जिसके फॉर्मूले हमने पढ़े थे ω/k, λ/t और v = f λ। ये फॉर्मूले हमने पढ़े थे। ये वेव की स्पीड है, यानी कि जो डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट हो रहा है मीडियम में, ये उसकी स्पीड है। लेकिन उस डिस्टर्बेंस के प्रोपोगेट होने से फर्क किसको पड़ रहा है? जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं। मान लीजिए रस्सी पे कोई वेव जा रही है तो रस्सी के जो पार्टिकल्स हैं वो तो बेचारे ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। रस्सी के जो पार्टिकल्स हैं कुछ इस तरीके से मूव करते हैं और हम उन पार्टिकल्स की वेलोसिटी के बारे में यहां पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो उन पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, वीपी हम उसको कह रहे हैं। वीपी इज इक्वल टू del y बाय del t। ये फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का। ये y क्या है? y उस वेव की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू a sin ω/t - kx। इस तरह की फॉर्म में आपको वेव देखने को मिल सकती है। और यहां पे यदि हम मैक्सिमम स्पीड की बात करें, पार्टिकल, क्योंकि देखिए बेटा सिंपली SHM कर रहे हैं, पार्टिकल्स आर डूइंग SHM, तो SHM की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो यहाँ पे एप्लीकेबल होने वाली है। पार्टिकल की जो मैक्सिमम स्पीड है वो a ω के बराबर होगी। पार्टिकल का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर होगा? a⍵² के बराबर होगा। पूरे SHM के सारे रूल जो हैं वो यहाँ पे लगने वाले हैं इन पार्टिकल्स के लिए। हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पे करता है। और आप जानना चाहें कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ वेव के बीच में रिलेशन क्या है, वो भी आपको याद रखना है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू del y बाय del x, del y बाय del x। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, ये वेलोसिटी ऑफ वेव है, और यहाँ पे del y बाय del x से मल्टीप्लाई किया गया है। del y बाय del x क्या है बेटा? ये स्लोप है उस वेव फॉर्म का। वेव का जो फोटो होता है इस तरीके से, उस वेव के फोटो का स्लोप है। मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके से वेव है और हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर जो स्लोप होने वाला है उस स्लोप की वैल्यू जो है tan थीटा जो है उसको हम कहेंगे del y बाय del x, उसको कहने वाले हैं। तो फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दिया है, स्लोप दिया है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आप याद रखें, ये फॉर्मूला याद रखें। और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल भी आप यूज कर सकते हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको del 2y बाय del t2। और यहाँ पे AP मैक्स की वैल्यू भी लिख सकते हैं, AP मैक्स इज इक्वल्स टू a⍵²। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि आपके पास कोई एक वेव है जो एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के ऊपर मूव कर रही है। वेव ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला ये आपके पास टॉपिक है। तो इसमें आपको ये पढ़ना है कि यदि आपके पास एक रोप है, रस्सी है, और वो रस्सी
दोनों तरफ से बंधी हुई है, दोनों तरफ से बंधी हुई है, दोनों तरफ से खींची हुई है, तो उसमें कोई ना कोई टेंशन, नॉन जीरो टेंशन वहां पे जरूर प्रोड्यूस्ड हो रखा होगा। तो मैंने मान लिया यहां पे टेंशन T है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस रस्सी का क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो मैं मान लेता हूं S के बराबर, मान लीजिए S के बराबर मैंने इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने मान लिया। इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो मैंने L के बराबर मान ली, और इसका जो मास है मैंने मान लिया M के बराबर है, और इसकी जो डेंसिटी है मैंने मान ली रो के बराबर है, और इसका मास पर यूनिट लेंथ जो है, लीनियर मास डेंसिटी जो है, वो मैंने मान ली यहां पे म्यू के बराबर। तो इन सबका नाम आपको याद होना चाहिए। दिस इज लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, या इसको आप कह सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ है ये, मास पर यूनिट लेंथ, और ये आपकी डेंसिटी है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। ये इसका मास है, ये इसकी लेंथ है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये इसके अंदर टेंशन की वैल्यू है, ये इसके अंदर टेंशन की वैल्यू है। इसके दोनों तरफ जो है टेंशन, इस तरीके से इसको खींचा जा रहा है। तो यदि इसमें कोई वेव प्रोड्यूस की जाती है, यदि इसमें कोई वेव प्रोड्यूस की जाती है, तो उस वेव की जो वेलोसिटी होती है, वेव की जो वेलोसिटी होती है, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, म्यू। और यदि हम बात करें यूनिफॉर्म रस्सी की बात करें, यदि एक यूनिफॉर्म रस्सी की बात करें, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय रो इनटू एस। ये फॉर्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला जो है और ये वाले फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। टी यहां पे टेंशन है, म्यू जो है लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ, टी टेंशन है, रो क्या है, डेंसिटी है, एस क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब आपके पास यहां देखिए फोर्स आ गया, एरिया आ गया, डेंसिटी आ गई, लेंथ आ गई, तो यंग्स मॉडुलस वाले क्वेश्चंस भी इसके अंदर घुसा दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि यदि एक रस्सी में एक वेव चलती है तो किस रेट से एनर्जी जो है ट्रांसफर होती है आगे वाले पार्टिकल्स की तरफ। तो एवरेज पावर ट्रांसफर की यहां पे बात कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला होता है, एवरेज पावर ट्रांसफर का फॉर्मूला है हाफ म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा आपको, हाफ म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहां पे म्यू जो है मास पर यूनिट लेंथ है, वी जो है स्पीड ऑफ वेव है, म्यू जो है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ है, और यहां पे v जो है बेटा ये स्पीड ऑफ वेव है, स्पीड ऑफ वेव। ठीक, यहां पे a जो है ये एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड आप जानते हैं कि पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, इट्स कॉल्ड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। यहां पे ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वेव की, ये डिपेंड करती है आपके सोर्स पर, जिस सोर्स ने इस वेव को प्रोड्यूस किया है। यहां पे जो रो है ये डेंसिटी है, मास अपॉन वॉल्यूम, रो इज डेंसिटी, डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसका यूनिट आप कह सकते हैं SI। ये आपके पास एम्पलीट्यूड है, ये एरिया नहीं है, एरिया को हम इस चैप्टर में S से दिखाएंगे। यहां पे ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और V जो है वो वेव की स्पीड है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं इंटरफेरेंस के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस जो है ये इतनी बार आ चुका है। इंटरफेरेंस स्ट्रिंग वेव्स में है, इंटरफेरेंस साउंड वेव्स में है, इंटरफेरेंस वेव ऑप्टिक्स में है। ठीक है, तो आपको 3 बार ये सेम टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, और अल्टरनेटिंग करंट में भी आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, इसके कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उसमें भी काम में आते हैं एसी में। तो ये है क्या कि जब दो वेव्स हैं मान लीजिए, और वो किसी एक पॉइंट पर आकर मिल रही हैं, दोनों वेव्स की जो क्वालिटी है वो क्या है, मतलब उनकी एक स्पेसिफिकेशन क्या है कि फ्रीक्वेंसी उनकी सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कोहेरेंट सोर्स से ये निकलनी चाहिए, कोहेरेंट सोर्स से इनका ओरिजिन होना चाहिए। यदि ये दो वेव एक पॉइंट पर मिल रही हैं तो क्या होता है इस पॉइंट का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो इस पॉइंट का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वो होता है कि ये वेव यदि अकेली आती तो इस पॉइंट को कितना डिस्प्लेस कराती, लेट्स से y1 के बराबर। ये वेव यदि अकेली आती दूसरी तो इस पार्टिकल को कितना डिस्प्लेस कराती, y2। तो y1 प्लस y2 जो है इस पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है। और जो आपके पास इनकी इक्वेशंस है आप इनको ऐड कर सकते हैं, और ऐड करके ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक और आसान तरीका होता है कि एम्पलीट्यूड्स जो इनके होते हैं, एम्पलीट्यूड्स ऑफ इंटरफेरिंग वेव
एड्स अप लाइक वेक्टर्स, ये वेक्टर्स की तरह ऐड हो जाते हैं इनके एम्पलीट्यूड से। यदि मैं मान लेता हूं कि ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट है कुछ इस तरीके से है, a sin ओमेगा टी, a1 sin ओमेगा टी, और मैं मान लेता हूं इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरीके से है, y2 इज इक्वल्स टू a2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव। यदि इस तरीके से इनके डिस्प्लेसमेंट्स हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो इनके रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट्स को कैसे ऐड किया जाता है, रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड हैं वो कैसे निकाला जाता है वो देखिए। तो यहां बेटा इस a1 जो लेंथ के बराबर आप एक वेक्टर बना लीजिए, और यहां पे ओमेगा टी के साथ कितना लिखा हुआ है, ओमेगा टी के साथ लिखा है 0, तो आप हॉरिजॉन्टल से 0 एंगल बनाते हुए a1 लेंथ का आप एक वेक्टर बना लीजिए। उसके बाद दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड देखिए a2, तो a2 लेंथ का वेक्टर बनाना है जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। तो हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल बनाते हुए आप a2 जो है लेंथ का वेक्टर बना लीजिए। इन दोनों का जो समीशन है आपको ए रिजल्टेंट की वैल्यू देने वाला है। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लीजिए, ए रिजल्टेंट, और ये इन दोनों के बीच में एंगल फाई है ही है, तो ए रिजल्टेंट की वैल्यू आप बता सकते हैं वेक्टर समीशन के रूल से, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई का अंडर रूट। और यदि इंटेंसिटी I1 और I2 मान लेता हूं मैं दोनों वेव्स की, जो दोनों वेव्स उस पॉइंट पर आके मिली हैं, यदि इनकी इंटेंसिटी I1 और I2 है, तो हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ I1 I2 cos फाई। अब ये कितने हजारों बार ये फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े होंगे, है ना। ठीक, अब बात आती है दो टाइप के इंटरफेरेंस में भी दो हमारे पास केसेस होते हैं कि यदि ये वेव जो है कंस्ट्रक्टिवली मीट करती हैं और ये दोनों वेव जो हैं डिस्ट्रक्टिवली मीट करती हैं, तो क्या क्या होता है। तो यहां पे हम लिखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसके टाइप हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये ऐसे टाइप का इंटरफेरेंस है जब वेव्स जब मिलती हैं तो उनके एम्पलीट्यूड जो हैं उनके इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड से भी ज्यादा हो जाते हैं। तो यहां पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो हो जाता है बेटा a1 प्लस a2 के बराबर हो जाता है, और यहां पे जो है रिजल्टेंट एक ऐसा ये इंटरफेरेंस है जिसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो इनके इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड से भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे ए रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो जाती है मॉड ऑफ a1 माइनस a2 के बराबर, मॉड ऑफ a1 माइनस a2। और यहाँ पे जो इंटेंसिटी है बेटा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो जाती है। यहाँ पे भी रिजल्टेंट वैल्यू एम्पलीट्यूड की a max के बराबर है, a max, a रिजल्टेंट इज इक्वल टू a max, I रिजल्टेंट इज इक्वल टू I max इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो अपनी इंडिविजुअल इंटेंसिटी से भी कम हो जाती है, और यहाँ पे I रिजल्टेंट जो है अपनी मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाती है, I मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे ये जो A रिजल्टेंट है ये अपनी मिनिमम वैल्यू को छू लेता है, A रिजल्टेंट इज इक्वल टू A मिनिमम। ठीक, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। अब ऐसा होता कब है, ऐसा होता कब है जब दोनों वेव जो इंटरफियर कर रही हैं उनके फेज का डिफरेंस जो है, उनके फेज का डिफरेंस जो है यदि 2n पाई के बराबर है, यदि 2n पाई के बराबर है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और यहां पे n की जो वैल्यू है वो है 0, 1, 2, 3 एंड 4। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब दोनों वेव जो इंटरफियर कर रही हैं उनके बीच का जो फेज का डिफरेंस है फाई वो हो जाता है आपके पास 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो ये आपके पास है यहाँ पे n की वैल्यू जो है 0, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे 0 डालेंगे तो आपको मिलेगा पाई बाई 2 फेज डिफरेंस, यहाँ पे 1 डालेंगे तो आपको मिलेगा 5 पाई बाई 2, और यहाँ पे 1 डालेंगे तो 3 पाई बाई 2, 2 इंटू 3 पाई बाई 2, 2 डालेंगे तो 4, 5 पाई बाई 2। ठीक है, तो ये यदि फेज डिफरेंस होते हैं, ये यदि फेज डिफरेंस हैं वेव्स के बीच में, फेज डिफरेंस का मतलब है कि साइन के अंदर जो लिखा है, साइन के अंदर जो लिखा है उनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस यदि ये है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और ये है फेज डिफरेंस तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको मिलने वाला है। अब फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन
फिर से वही चीज आ चुकी है जो स्टार्टिंग में हमने आपको बताई थी कि दो पार्टिकल्स के बीच में यदि फेज डिफरेंस निकालना है तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा फाई होता है। डेल्टा एक्स वहां पे पाथ डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं स्टेशनरी वेव्स की। स्टेशनरी वेव्स, तो हम यहां पे ले रहे हैं कि दो आइडेंटिकल वेव्स हैं, दो आइडेंटिकल वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और जब वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती हैं तो क्या होता है। ठीक, तो ये एक वेव इस तरीके से जा रही है और दूसरी वेव जो है वो इस तरीके से आ रही है। दोनों वेव्स आपस में आइडेंटिकल हैं और जब ये सुपर इम्पोज होती हैं, जब ये सुपर इम्पोज होती हैं तो कुछ इस तरीके का पैटर्न हमें देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके का पैटर्न हमें देखने को मिलता है। और इस तरीके की जो वेव होती है इसे स्टैंडिंग वेव कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव दूर से देखने से ऐसा लगता है कि ये वेव कहीं भी नहीं जा रही है, ये रेस्ट पर है। तो यहाँ पे हमें दो तरीके के पॉइंट्स हमें प्राप्त होते हैं। एक पॉइंट होते हैं ऐसे, इन पॉइंट्स को कहा जाता है नोड, इन पॉइंट्स को कहा जाता है नोड, और ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को कहा जाता है एंटी नोड। तो नोड और एंटी नोड क्या क्या है यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं एंटी नोड के बारे में। एंटी नोड ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिनका होता है और इनके ऊपर जो स्ट्रेन होती है वो स्ट्रेन सबसे कम होती है, सबसे कम स्ट्रेन इनकी होती है। और दो कंसेक्यूटिव जो एंटी नोड्स होते हैं उनके बीच का सेपरेशन लैम्डा बाई 2 होता है। सेपरेटेड या लिख सकते हैं consecutive antinode are separated by lambda by 2, separated by lambda by 2 distance से ये सेपरेट होते हैं। और अब हम देखते हैं नोड के बारे में। नोड क्या चीज़ है साहब? नोड ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे जीरो डिस्प्लेसमेंट होता है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेन हमें प्राप्त होती है। मैक्सिमम स्ट्रेन, पूरी रस्सी में जो स्ट्रेन है मैक्सिमम स्ट्रेन नोड वाले पॉइंट्स पर होती है। और कॉन्जिक्यूटिव नोड जो होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव जो नोड्स हैं आर सेपरेटेड बाय लैम्डा बाय 2 से ये सेपरेटेड होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। तो यहां पे हम लेते हैं एक रस्सी जो दोनों एंड से बंधी हुई है, दोनों एंड से बंधी हुई रस्सी है। इसको हम अलग अलग तरीके से वाइब्रेट करा सकते हैं। तो यहां पे हम पहला मोड ऑफ वाइब्रेशन देखते हैं जिसमें हमें कुछ इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है, इस तरीके का पैटर्न हमें देखने को मिलता है। और यहां पे देख सकते हैं कि स्टैंडिंग वेव आपको क्लियरली मिल रही है, स्टैंडिंग वेव मिल रही है। और ये नोड है, ये नोड है, ये एंटी नोड है। और नोड कंसेक्यूटिव नोड्स का बीच का जो सेपरेशन है वो कितना होता है बेटा? लैम्डा बाई 2 के बराबर होता है। मैंने मान लिया इस रस्सी की लेंथ जो है वो L के बराबर है, तो मैं यहाँ पे L को बराबर कर सकता हूँ लैम्डा बाई 2 के। तो यहाँ पे L को लैम्डा बाई 2 के बराबर कर सकता हूँ और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 2L के बराबर। और हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V बाई लैम्डा, और यहाँ से आ जाती है वैल्यू 1/2L अंडर रूट ऑफ T बाई म्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। कि इस मोड में यदि आपको स्ट्रिंग दिख रही है, एक लूप बन रहा है यहाँ पे, तो उस स्ट्रिंग पे जो वेव मूव कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1/2L अंडर रूट ऑफ T बाई म्यू। और इसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, इसे कहा जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक, F0। इससे जो अगला मोड होता है वाइब्रेशन का वो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे अब हमें दो लूप मिलते हैं लाइक दिस। यहाँ पे एक नोड, दूसरा नोड और तीसरा नोड। किन्हीं भी दो नोड्स के बीच का जो सेपरेशन है वो लैम्डा बाई 2 होता है। ये लैम्डा अलग है, ये लैम्डा अलग है, ठीक है, ये लैम्डा बाई 2 है। ये पूरा क्या है? कितना? L के बराबर है। और यहाँ पे आप कैलकुलेट करना चाहें, यहाँ आप लिख सकते हैं कि लैम्डा बाई 2 2 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू L, 2 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू L। तो यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी मिलती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2/2L अंडर रूट ऑफ T बाई म्यू। अब यहाँ पे नाम सुनिए, कैसे नाम इनके रखे जाते हैं। ये वाली फ्रीक्वेंसी इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 2 गुना है। दिस फ्रीक्वेंसी इज 2 टाइम्स ऑफ दिस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इसे सेकंड हार्मोनिक कहा जाता है, सेकंड हार्मोनिक
इसको कहा जाता है सेकंड हार्मोनिक। ऐसे ही जब फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का nth टाइम हो जाती है तो उसे nth हार्मोनिक कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगला मोड आप बना सकते हैं। अगला मोड होगा कुछ इसी तरीके से, जिसमें 3 लूप आपको अभी मिलने वाले हैं लाइक दिस। तो यहाँ पे नोड 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 नोड, किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का सेपरेशन जो है वो λ/2 एंड λ/2। ठीक, तो ये बनेगा आपके पास 3 λ/2 इज इक्वल्स टू L, और यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाती है F इज इक्वल्स टू 3/2L √T/μ। ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा और इसे कहेंगे हम थर्ड हार्मोनिक। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।